गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप सब स्टूडेंट्स? इन दिस चैप्टर डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन, नाउ वी हैव रीच्ड द लास्ट स्टेप ऑफ द डाइजेशन, दैट इज ऑब्जर्प्शन। कि जो हम कहते हैं कि जो हमारे पास जो ह्यूमन बींग्स के हमने स्टार्ट किया था, हम हेट्रोट्रोफिक हैं और हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन है वो 5 स्टेप में होती है। कितने स्टेप में हम पढ़ रहे थे? हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, और इसमें हम जो है होमोलॉजिक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है ना? होमोलॉजिक न्यूट्रिशन, होमोलॉजिक का मतलब होता है कि जो फूड कॉम्प्लेक्स फूड में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जब फूड लिया जाता है तो उसको फिर डाइजेस्ट कर मिस। अब इसको 5 स्टेप में किया जाता है न्यूट्रिशन को। पहला है इसमें इंजेक्शन करते हैं, कि हमने फूड को लेना है, उसके लिए हमने स्टडी किया कि एलिमेंट्री कैनाल को हमने स्टडी किया। ठीक है ना? फिर दूसरा हमने फूड को लेने के बाद हमने क्या उसको डाइजेस्ट किया। इंजेक्शन के बाद क्या करते हैं? उसका डाइजेशन करते हैं। अभी डाइजेशन का हमने फिजियोलॉजी स्टडी किया कि हमारे पास जो सेवरल एंजाइम्स हैं, इन व्हाट वे द कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स। थर्ड स्टेप इज, हम बात करते हैं यहां पर अब एब्जॉर्प्शन की, क्योंकि हमारा टॉपिक का नाम यही है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो आज हम इस एब्जॉर्प्शन को यहां पर थर्ड स्टेप को क्लियर करेंगे। उसके बाद भी यहां पर हम पढ़ते हैं कि इसके बाद क्या आता है? एसिमिलेशन की हम बात करते हैं, एसिमिलेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, और लास्ट में रहेगा इंजेक्शन। इन 5 स्टेप में होमोलॉजिक न्यूट्रिशन कंप्लीट होती है। लेकिन हमारा टॉपिक यहां सिर्फ है कि डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन, कि ऑब्जर्प्शन कैसे होता है। तो आज हम यहां पढ़ेंगे ऑब्जर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले ये जान लें कि एब्जॉर्प्शन होता क्या है। देखिए बच्चों, आप सभी को पता है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं दे पास फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल टू द ब्लड एंड लिम्फ। किसके थ्रू जाएंगे? म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू जाएंगे। तो उसको हम क्या कह देंगे? एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना? तो एब्जॉर्प्शन क्या हुआ? इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस इन विच, कि एक प्रोसेस ऐसी है जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं दे पास फ्रॉम, इन विच न्यूट्रिएंट्स पास फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल टू एलिमेंट्री कैनाल इनटू ब्लड एंड लिम्फ। किसके थ्रू जा रहे हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू जा रही हैं, थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन। उसको हम क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन कहेंगे। क्लियर? अब आपको क्लियर है कि एब्जॉर्प्शन क्या है? कि सिंपल जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमने डाइजेस्ट किए हैं, और ये कैसे जो डाइजेशन का फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना, उनको ऑब्जर्व करना एलिमेंट्री कैनाल से, इसमें ब्लड में जाना, और किसके थ्रू जा रहा है? म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्लियर? नाउ कम टू द सेकंड, अब न्यूट्रिएंट्स क्या है? एज यू नो, जो न्यूट्रिएंट्स है हमारे पास वो है हमारे पास, जैसे हम अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं, ये अमाइनो एसिड क्या होगी? न्यूट्रिएंट है जो प्रोटीन्स का डिग्रेडेशन होने के बाद, प्रोटीन का डाइजेशन होने के बाद हमारे पास अमाइनो एसिड में कन्वर्जन हुआ है। फिर दूसरा हमारे पास जब कार्बोहाइड्रेट हो जाते हैं तो हमारे पास मोनोसैकेराइड्स आ जाते हैं, मोनोसैकेराइड्स। अब जो यहां पर जो मोनोसैकेराइड्स हमारे पास होंगे वो कौन कौन से होंगे हमारे पास? जैसे सबसे पहले तो हम ग्लूकोज की बात करते हैं। हमारे पास ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज होगा और गैलेक्टोज होगा। ये हमारे पास मोनोसैकेराइड्स होंगे। मोनोसैकेराइड का मतलब कि द स्मॉलेस्ट यूनिट फ्रॉम विच
द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूट्रिएंट होगा वो होगा फैटी एसिड। फैटी एसिड का ऑब्जेक्शन हम पढ़ेंगे। फिर हमारे पास क्या है, ग्लिसरॉल है। क्यों? क्योंकि जब फैट का डाइजेशन होता है तो फाइनल डाइजेशन में क्या आता है हमारा न्यूट्रिएंट, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल इज ऑब्टेन्ड। और हमारे पास विटामिन भी होंगे, हमारे पास कुछ सॉल्ट भी होंगे, ठीक है ना, और हमारे पास क्या होगा, वाटर भी होगा। तो ये सारे क्या हैं, ऑल दीज आर न्यूट्रिएंट्स विच आर टू बी ऑब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल। ये सारे क्या है, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स। अब बात कर लेते हैं जरा कि जो एब्जॉर्प्शन है, इस एब्जॉर्प्शन की साइट क्या होगी, कि कहां पर एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना, उस रीजन का पता होना जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि जो मेजर एब्जॉर्प्शन है इट अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और यू कैन से 90% जो एब्जॉर्प्शन है, 90% ऑफ absorption of nutrients occurs in small intestine. इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेजर ऑब्जर्प्शन है वो यहीं पर होती है, ये मेजर ऑब्जर्प्शन। क्लियर। फिर रिमेनिंग जो 10% है वो स्टमक के अंदर और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। 10% जो रिमेनिंग 10% बचा इन द स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है, इसको हम कहते हैं माइनर ऑब्जर्प्शन। अब इस क्लियर, साइड क्लियर है। अब आता है कि हमारे पास जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है ना, और वो कौन कौन से माध्यम से जाएंगे। नाउ ऑब्जर्प्शन ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स अकर्स बाय, कि वो प्रोसेस क्यों होगी, कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्प्शन अकर्स बाय, कि वो कौन सी प्रोसेस होगी जिसके थ्रू ये सारे के सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में या स्टमक में या लार्ज इंटेस्टाइन में इनका न्यूट्रिएंट्स का ऑब्जर्प्शन होगा। तो ऑब्जर्प्शन ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स अकर्स बाय, उन प्रोसेसेस के नाम मैं यहां पर लिखूंगा वन बाय वन, और उनको मैं आपको सिंपल वे से बताऊंगा। जैसे पहला हम आपने नाम सुना होगा ऑलरेडी, सिंपल डिफ्यूजन। ये कैसी प्रोसेस सिंपल डिफ्यूजन, ये एक पैसिव प्रोसेस है जिसमें एनर्जी का कंजप्शन नहीं होता। मींस जब भी ऑब्जर्प्शन होगा वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। ऐसी प्रोसेस को हम क्या नाम करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। दूसरा हमारे पास आता है ऑस्मोसिस। ये भी एक पैसिव प्रोसेस है ऑस्मोसिस। इसमें भी क्या होता है कि द मूवमेंट ऑफ द सोलवेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। क्लियर। तो यहां पर भी हम मूवमेंट देख रहे हैं, वो हायर टू लोअर जाता है, मींस हायर ग्रेडियंट टू लोअर ग्रेडियंट यहां पर जाता है। तीसरा प्रोसेस हम यहां देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड का मतलब है कि अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो डिफ्यूजन को हेल्प करते हैं होने में, ठीक है ना, मीन द प्रोटीन्स which help in the, you can say, simple diffusion process, and that process is called facilitated diffusion. यहां पर जो सिंपल डिफ्यूजन हो या हायर टू लोअर होती है ये प्रोसेस, कैसे होती है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन को बोलते हैं हायर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और ट्रांसपोर्ट हम इसको कह सकते हैं। तो ये सारी जो प्रोसेस है ये कैसी है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है,
जिसमें एनर्जी का खर्च नहीं है, विदाउट यूज ऑफ एनर्जी, यहां पर एनर्जी का यूज नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन लास्ट जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। ये लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन होती है बाय द यूज ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी लगती है, ठीक है ना, बाय द यूज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में यहां पर एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है। इज दैट क्लियर नाउ? ओके, नाउ कम टू द, अब हम हमारे पास जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि हमने अब प्रोसेस पढ़ ली है कि किस प्रोसेस से हमारे पास डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का ऑब्जर्प्शन होने वाला है, ठीक है ना। न्यूट्रिएंट्स का ऑब्जर्प्शन सिंपल डिफ्यूजन से भी हो सकता है, ऑस्मोसिस के थ्रू भी हो सकता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू भी हो सकता है, एक्टिव प्रोसेस के थ्रू भी हो सकता है। और ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि एक ही प्रोसेस से सारा होता है, इनमें से दो भी हो सकता है, इसमें सिंगल भी हो सकता है ऑब्जर्प्शन। तो अब हम न्यूट्रिएंट्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे कि हमारे पास जो मोनोसैकेराइड की हम बात करते हैं उनका ऑब्जर्प्शन कैसे होता है, कौन सी प्रोसेस से होता है, और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में होता है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज ऑब्जर्प्शन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। पहला न्यूट्रिएंट लेते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। और मोनोसैकेराइड बच्चों आपको पता ही है हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास ग्लूकोज है, हमारे पास फ्रक्टोज है, हमारे पास गैलेक्टोज है, ठीक है ना। और यहां पर जो हम कहते हैं कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट हमारे पास हैं दे आर अब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ मोनोसैकेराइड। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड यूनिट से ही मिलके बनते हैं, और मोनोसैकेराइड यूनिट क्या है, वो ग्लूकोज हो सकती है, वो गैलेक्टोज हो सकती है, वो फ्रक्टोज हो सकती है। फर्स्ट पॉइंट इसमें ये लिखेंगे, ऑल कार्बोहाइड्रेट are absorbed as monosaccharide। मोनोसैकेराइड्स की फॉर्म में ये ऑब्जर्व होते हैं इन स्टमक एंड जेजुनम, इन स्टमक एंड जेजुनम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जेजुनम पार्ट है और जो हमारे पास स्टमक पार्ट है, वहां पर इन मोनोसैकेराइड्स का ऑब्जर्प्शन हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज की और गैलेक्टोज की, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज की अगर हम बात करते हैं इन दोनों की, दे आर अब्जॉर्ब्ड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, absorbed by active ट्रांसपोर्ट। और आपको पता है कि यहां जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, यहां पर सोडियम पोटेशियम पंप दे हेल्प इन दिस प्रोसेस। जो सोडियम पंप है, सोडियम पंप हेल्प इन दिस प्रोसेस, क्योंकि मेम्ब्रेन के अंदर ऑलरेडी सोडियम पोटेशियम पंप वहां पर लगे होते हैं, वो इस प्रोसेस में यहां पर ग्लूकोज को और गैलेक्टोज को ऑब्जर्प्शन में एक्टिवली ऑब्जर्व करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इज एब्जॉर्ब्ड बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। याद रखना बच्चों, ये जो फ्रक्टोज है ये कौन सी प्रोसेस से, फैसिलिटेटेड
ट्रांसपोर्ट से या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ये ऑब्जर्व होता है। क्लियर। अब अगर हम ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज आर ऑब्जर्व इनटू द ब्लड, कि हम ये तो बता दिया कि कौन सी प्रोसेस होते हैं, लेकिन ऑब्जर्व होके डायरेक्टली कहां जाते हैं, ब्लड में जाते हैं। डबल एरो के साथ हम इसको यहां पर याद रखेंगे कि जो ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है एंड फ्रक्टोज है, दे आर ऑब्जर्व इनटू द ब्लड। तो हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है एंड फ्रक्टोज है, एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड। ये कहा जाते हैं डायरेक्टली ब्लड के अंदर ये ऑब्जर्व हो जाते हैं। क्लियरली। अब हम कहते हैं कि जो हमारे पास सबसे जो फास्ट ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पे मोनोसैकेराइड का, वो है गैलेक्टोज विद द यू कैन से ग्लूकोज रनिंग अ क्लोज सेकेंड। क्या करता है, रनिंग अ क्लोज सेकेंड, कि जो ग्लूकोज है वो सेकेंड के आसपास है, लेकिन सबसे पहले किसको हो रहा है, फ्रक्टोज का हो रहा है। तो दिस इज अबाउट द ऑब्जर्वेशन ऑफ द मोनोसैकेराइड्स। ओके, नाउ कम टू द सेकंड मोनो यू कैन से न्यूट्रिएंट्स, दैट इज अमाइनो एसिड्स। ऑब्जर्वेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। आप सभी जानते हैं कि अमाइनो एसिड आपको कैसे मिले, बाय द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स। और जो अमाइनो एसिड हैं दे आर ऑब्जर्व्ड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन कुछ थोड़े से प्रोटीन ऐसे भी होते हैं, सॉरी अमाइनो एसिड्स होते हैं जो पैसिवली यू कैन से, जो पैसिव प्रोसेस है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, उसके थ्रू भी कुछ अमाइनो एसिड ऑब्जर्व हो जाते हैं। तो जो मोस्टली हैं अमाइनो एसिड्स आर ऑब्जर्व्ड बाय, इसके द्वारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। एंड some amino acid also absorbed by facilitated transport। ये चीज याद रखने की है, क्योंकि यहां पर आपको कुछ पार्ट है जो फैसिलिटेटेड हो जाता है, मींस वहां पर जो कुछ प्रोटीन्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना, कुछ कैरियर प्रोटीन अवेलेबल हैं जो हेल्प करते हैं इन अमाइनो एसिड के ऑब्जर्वेशन में। क्लियर है। और अब बात आती है कि जो अमाइनो एसिड का ऑब्जर्वेशन है वो एक्चुअल में स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में होता है। देखिए हमारे पास एक ड्यूडेनम पार्ट है, दूसरा जेजुनम है, ठीक है ना। वहां पर जो अमाइनो एसिड का जो ऑब्जर्वेशन है इट अकर्स, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन अकर्स मेनली इन duodenum एंड कौन सा पार्ट बताया, सेकेंड पार्ट दैट इज जेजुनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इन दो एरियाज में हमारे पास जो अमाइनो एसिड है दे गेट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है ना। अगर हम नॉर्मली देखें 95 to 98% of the amino acid are reabsorbed in the small intestine or they enter into the bloodstream. Normally 95 to 98% of amino acid are reabsorbed in small intestine, in the small intestine and they enter into the blood and they enter into the blood। और ये भी कहां से जाते हैं, ब्लड में एंटर हो जाते हैं।
Clear? Now come to the next nutrient, that is fatty acids and glycerols. Fatty acids and glycerols. इसको जरा ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि ये ऐसे न्यूट्रिएंट हैं, दे आर इंसोल्यूबल इन ब्लड। क्या है? इंसोल्यूबल इन ब्लड। ये ग्लिसरॉल ये हमारे ब्लड के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकते। These cannot be absorbed directly into the blood as they are insoluble in blood। ब्लड के अंदर सोल्यूबल नहीं है, इसलिए ये डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं हो सकते। तो फिर करें क्या? एक्चुअली यहां पर क्या होता है कि जो हमारे पास विलाई है, तो विलाई में ये ऑब्जर्वेशन होता है, तो वहां पर सबसे पहले जो फैटी एसिड और जो ग्लिसरॉल है ये स्मॉल माइसेलिज में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ द माइसेलिज में कन्वर्ट होगा। ठीक है ना? और उसके बाद ये स्मॉल माइसेलिज हैं, ये अंदर एंटर कर जाएंगी म्यूकस मेम्ब्रेन में, म्यूकोजल रीजन में, और सेल के अंदर जैसे ही एंटर करेंगे तो वहां पर ये जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पर ये इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? काइलोमाइक्रोन में। और जब काइलोमाइक्रोन में ये कन्वर्ट हो जाता है, देन लैक्टील के थ्रू ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है। देखिए कैसे। फर्स्ट these fatty acids join to form small droplets called micelles। ये आप कहते हैं आपने एस्टिफिकेशन पढ़ा, सॉरी एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट पढ़ा, उसमें जो फैट है इट इज ब्रोकन डाउन इनटू मोनोग्लिसराइड एंड यू कैन से ब्रोकन डाउन टू स्मॉलर पीसेस और स्मॉलर ड्रॉपलेट्स। ठीक है ना? तो यहां पर सोल्यूबल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना? जिसको हमने क्या नाम दे दिया? माइसेलिस। ठीक है ना? और यहां पर दे आर रिफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटिंग फैट ड्रॉपलेट्स, और यू कैन से उसको हम कहते हैं ग्लोब्यूल्स, फैट ग्लोब्यूल्स या प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं काइलोमाइक्रोन। नाउ these micelles reformed into ये रिफॉर्म हो जाएगी इनटू स्मॉल प्रोटीन कोटिंग, इनटू स्मॉल प्रोटीन कोटेड, ठीक है ना? स्मॉल कोटेड क्या है? फैट ग्लोब्यूल्स में, फैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड काइलोमाइक्रोन। अब ये जो काइलोमाइक्रोन है, ठीक है ना, इट विल एंटर्स इनटू द लिम्फ। ठीक है ना? नाउ काइलोमाइक्रोन एंटर्स इनटू लिम्फ वेसल, और यहां पर लिम्फ वेसल को हम क्या बोलते हैं? लैक्टील इन द विलाई, विलाई के अंदर ये प्रेजेंट होगी। एंड फाइनली द फैट, और यू कैन से फैटी एसिड रिलीजेस इनटू द ब्लड। फाइनली lymph vessel release
lymph vessel release the absorbed substances, release the absorbed fatty acids into the blood, और ये फाइनली ब्लड के अंदर चल जाता है। एक डायग्रामेटिक व्यू मैं आपको दे देता हूं कैसे हुआ है प्रोसेस। देखिए जरा, हमारे पास इस तरह से ये इंटेस्टाइनल सेल मैं एक दिखा रहा हूं, और यहां पर ये ऐसे विलाई प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, और यहां पर हमारे पास सपोज ये सप्लाई है, इसकी लैक्टील की सप्लाई है इन विलाई के अंदर। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, लैक्टील। वैसे तो लैक्टील हमारे पास इस तरह से होता है, ये हमारे पास विलाई है और यहां पर सेंटर में इस तरह से लैक्टील ऐसे प्रेजेंट होगा। एक लैक्टील इधर चला जाएगा ऐसे, ठीक है ना। और यहां पर जो ब्लड सप्लाई है वो इस तरह से हो जाएगी यहां पर। ये ब्लड सप्लाई हो रही है इस तरह से, यहां पर हम बना सकते हैं इसको, ये ऐसे यहां पर ब्लड सप्लाई है। ठीक है, इस तरह इधर कैपिलरी नेटवर्क है। ठीक है ना, तो यहां पर ये हाफ क्या हो जाएगा एक साइड में, ये वेन्स हो जाएंगी, इधर क्या हो जाएंगी, आर्टरीज हो जाएंगी। ठीक है ना, तो और ये बीच में क्या होगी, कैपिलरीज हो जाएगी। तो ये बीच में क्या है, दिस इज लैक्टील, इसको बोला आपने लैक्टील। मींस ये कौन सा सिस्टम है, ये लिम्फेटिक सिस्टम है, ये लिम्फ वेसल्स है। क्या है ये लिम्फ वेसल है। ओके, और ये क्या है, हमारे पास ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज। ये क्या हो गया हमारे पास, आर्टरीज, और ये क्या हो गया इधर, वेन्स। ये हमारे पास डायग्राम ओरिजिनल है, लेकिन मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि कैसे यहां पर जो चेंजेस हम देखते हैं, ये हमारे पास इंटेस्टाइनल सेल है। ठीक है ना, यहां पर जो ऑब्जर्वेशन होता है वो किस तरह से हमारे पास, जैसे ये स्मॉल स्मॉल हमारे पास है, क्या है, काइलोमाइक्रोन है, क्या है, सॉरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं, मींस फैटी एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं। ये चेंज किसमें हो जाएंगे, माइसेलीज में। अभी माइसेलीज में चेंज हो गए, सपोज यहां पर ये माइसेलीज में चेंज हो गए। ठीक है ना, अब ये यहां पर एंटर करेगा, और यहां पर हमें पता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। यहां पर क्या होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ऐसे, तो ये यहां पर एंटर कर जाएगा काइलोमाइक्रोन, सॉरी फैट ड्रॉपलेट्स, ये माइसेलीज हैं। अब ये माइसेलीज यहां पर क्या हो जाएंगी, ये काइलोमाइक्रो प्रोटीन कोटिंग हो जाएगी ऊपर, ये बीच में यहां पर आ जाएंगे। ये आपके पास आ गया काइलोमाइक्रोन। ठीक है बच्चों, अब काइलोमाइक्रोन क्या होगा, एंटर कर जाएगा लैक्टील के अंदर। ठीक है ना, यहां से ये लैक्टील के अंदर आ जाएगा, और लैक्टील के थ्रू जब यहां पर आ जाएगा, मींस यहां पर ये हमारे पास काइलोमाइक्रोन है। ठीक है ना, मींस ये सेल यहां पर है। ठीक है ना, और ये यहां से एंटर कर जाएगा इसे लैक्टील के अंदर, और फिर यहां से एंटर करके फिर डायरेक्टली आपको पता है कि
फाइनली जो लिम्फ वेसल्स हैं जो इन द आर्टरीज और यू कैन से वेन्स, और वहां पर ये जो फैट्स हैं दे गोज इनटू द ब्लड। तो इन दिस वे जो फैटी एसिड्स हैं और जो ग्लिसरॉल्स हैं, ठीक है ना, दे आर अब्जॉर्ब्ड इन द जेजुनम। लास्ट है इसमें जो फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है और जो फैट सोल्यूबल विटामिन हैं, दे आर अब्जॉर्ब्ड इन द जेजुनम। फैटी एसिड्स, ठीक है ना, फैट सोल्यूबल vitamins and glycerol absorbed in jejunum। और एक बात और याद रखना, जेजुनम पार्ट में हम देख रहे हैं कि ज्यादा अब्जॉर्प्शन हो रही है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास न्यूट्रिएंट है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। नाम सुनते ही जब वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है हम लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ देखते हैं। इसका मतलब जो 90% ऑफ वाटर है दैट इज ऑब्जर्व्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। 90% ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर 90% और प्रोसेस है बाय ऑस्मोसिस। अब लिक्विड है, जिधर हायर होगा लिक्विड, हायर टू लोअर मोमेंट देखने को यहां पर मिलती है, ठीक है ना। ये भी एक पैसिव प्रोसेस है, इसमें भी एनर्जी का कोई रोल नहीं है। मींस यहां पर भी ये ग्रेडियंट बेस्ड है, मींस हायर ग्रेडियंट टू लोअर ग्रेडियंट जाती है, ठीक है ना। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम इंटेस्टाइन ये एसोसिएट करता है विद द अब्जॉर्प्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जिधर कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है ना, कि जिधर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा और जिधर लेस कंसंट्रेटेड होगा, तो लेस कंसंट्रेटेड का मतलब क्या हुआ कि हम ये देखते हैं कि सपोज इधर इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा है, इधर इलेक्ट्रोलाइट कम है। इसका मतलब क्या होगा कि यहां जो मूवमेंट देखने को मिलेगी इधर से इधर मिलेगी। तो यहां पर भी जो अब्जॉर्प्शन होता है वाटर के इंटेस्टाइन के अंदर, इट इज एसोसिएटेड विद द अब्जॉर्प्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज, इसके ऊपर निर्भर करता है, फ्रॉम इंटेस्टाइन इज एसोसिएटेड विद एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज वाटर फ्रॉम small intestine is associated with amount of electrolyte या absorption of the electrolyte। absorption of electrolyte, ठीक है ना। ये एसोसिएट करता है कि कितना इलेक्ट्रोलाइट होगा एंड डाइजेस्टेड फूड, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। एंड डाइजेस्टेड फूड इसके ऊपर भी निर्भर करेगा। इन ऑर्डर टू मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस, इन ऑर्डर टू मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस, कि ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने के लिए ये प्रोसेस ऐसे। क्लियर। दिस इज अबाउट द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। नेक्स्ट हमारे पास अब्जॉर्प्शन ऑफ वी कैन से सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स या हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट।
आइंस। ये हमारे पास डिफरेंट है, जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम के बारे में हम पढ़ चुके, जहां पे हमने अभी पढ़ा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है किसकी, ग्लूकोज की। इट इज कपल्ड विद द मूवमेंट ऑफ द ग्लूकोज। पहला हमारे पास मिनरल है या साल्ट है सोडियम, जो आयन है, दे आर एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पर ये ऑब्जर्व होते हैं बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एज दे कपल विद ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट के साथ कपल रहते हैं, उसके साथ ये ऑब्जर्व या मूवमेंट हम इसको कहते हैं विद ग्लूकोज मूवमेंट, उसके रेफरेंस में ये जाते हैं। फिर अदर हमारे पास हैं अदर मिनरल्स, जैसे हमारे पास कैल्शियम है 2+, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास मैग्नीशियम है, आयरन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, ठीक है ना। एंड और हमारे पास फॉस्फेट भी है, ऑब्जर्व्ड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फॉस्फेट absorbed by एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब होते हैं। क्लियर। फिर हम यहां देखते हैं जो कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन है एनहांस्ड बाय द विटामिन डी। और दूसरा है हमारे पास एक हार्मोन है जो पैराथायरॉइड हार्मोन से रिलीज होता है, जिसका नाम है पैराथायरॉइड हार्मोन, ठीक है। तो ये एनहांस करते हैं कैल्शियम आयन ऑब्जॉर्प्शन। is enhanced by विटामिन डी। दूसरा है हार्मोन प्रोथ्रो हार्मोन। हार्मोन सिक्रेटेड बाय पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये दोनों क्या करते हैं, कैल्शियम आयन अपटेक को बढ़ा देते हैं बॉडी में, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लोराइड्स। ये जो क्लोराइड्स हैं Cl नेगेटिव है, उनका ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है या उनका जो ऑब्जॉर्प्शन है वो कैसे हो रहा है। जो क्लोराइड आयंस है दे आर ऑब्जर्व्ड बाय द डिफ्यूजन और यू कैन से बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दोनों से हो सकते हैं। तो क्लोराइड्स आयंस हैं एब्जॉर्ब्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन से भी हो जाता है, एंड आल्सो बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे जो साल्ट बचते हैं, साल्ट आर ऑब्जर्व्ड इन द ब्लड कैपिलरीज। साल्ट आर ऑब्जर्व्ड इन ब्लड कैपिलरीज। ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनमें ये डायरेक्टली ऑब्जर्व हो जाते हैं। और जो हम कहते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द आयंस हैं दे आर ऑब्जर्व्ड थ्रू आउट द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है बेटे। जो ऑलमोस्ट आयरन की बात करते हैं, ऑलमोस्ट ऑल आयरन, जो आयरन है इज एब्जॉर्ब्ड इन डिओडेनम। किसमें? डिओडेनम। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डिओडेनम रीजन है वहां पर ये ऑब्जर्व होते हैं। और जो बाइल साल्ट है,
बाइल साल्ट्स हैं एब्जॉर्ब इन, कहा होते हैं, इलियम के अंदर। इलियम क्या है? द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे समझ लो। तो हमारे पास ये हो गया ऑब्जर्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। अब नेक्स्ट 6 है हमारे पास ऑब्जर्वेशन ऑफ द वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल को हमने कर लिया, जैसे हमारे पास फैटी एसिड का होता है वैसे फैट सोल्यूबल विटामिन भी ऑब्जर्व होते हैं। तो आपके पास जो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन सी आपके पास है, ठीक है ना, दे आर ऑब्जर्व बाय सिंपल डिफ्यूजन इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, आर ऑब्जर्व by simple diffusion in blood capillaries, you can say in blood capillaries, क्लियर। और हमारे पास कुछ जैसे विटामिन B12 है, लेकिन विटामिन B12 की ऑब्जर्वेशन के लिए हमें एक फैक्टर चाहिए जिसको कहते हैं कैस्टल इंट्रिंसिक गैस्ट्रिक फैक्टर हमें चाहिए, जो कहां रिलीज होता है? स्टमक के अंदर रिलीज होता है। बट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ठीक है ना, रिक्वायर कॉम्बिनेशन with Castell's intrinsic gastric factor, कहां रिलीज हुआ? स्टमक के अंदर, प्रोड्यूस्ड बाय द स्टमक फॉर इट्स absorption। gastric factor produced in stomach for its absorption in small intestine। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हमारी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जर्वेशन ऑफ अल्कोहल, दिस इज द लास्ट वन। एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल, कि कुछ लोग अल्कोहल पीते हैं तो हमारी बॉडी में कहां पर वो उसका ऑब्जर्प्शन होता है? देखिए उसका जो ऑब्जर्प्शन है इट बिगिंस इन द स्टमक, कि जैसे ही अल्कोहल लिया एकदम से उसका असर, ठीक है ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमें दिखने स्टार्ट हो जाते। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही हमने अल्कोहल को लिया तो स्टमक के अंदर उसका ऑब्जर्प्शन होना स्टार्ट हो जाए। ऑब्जर्प्शन का मतलब वहां से डायरेक्टली जो अल्कोहल है कंटेंट कहां जाएगा? ब्लड के अंदर चला जाएगा। सो व्हेन अल्कोहल पासेज इनटू द डियोड्रम इट इज ऑब्जर्व्ड मोर रैपिडली, लेकिन जैसे ही ये डियोड्रम में जाएगा ये एकदम से फास्टली ऑब्जर्व होना स्टार्ट हो जाता है। तो अल्कोहल इज लिपिड सोल्यूबल, क्या है ये? अल्कोहल इज लिपिड सोल्यूबल, ये लिपिड सोल्यूबल है एंड इट्स ऑब्जर्प्शन बिगिंस टू बी ऑब्जर्व, इट बिगिंस टू ऑब्जर्व इन स्टमक, कि स्टमक में ये स्टार्ट हो जाता है। एंड सो व्हेन पास्ट, जब ये पास हो जाता है इनटू द डियोड्रम,
इसका जो ऑब्जर्प्शन है बिकम्स रैपिड, इट एब्जॉर्ब्ड रैपिडली, बड़ा फास्ट इसका ऑब्जर्प्शन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारे पास हैं इनको हम ऑब्जर्व कैसे होता है वो हमने अब तक स्टडी किया। अब मैं जरा एक समरी आप लोगों को दूंगा जिसकी हेल्प से आपको याद रहेगा कि हमारे पास कौन कौन से न्यूट्रिएंट किस रीजन में अवेलेबल हैं और कौन कौन से रीजन में वो ऑब्जर्व होते हैं। देखिए जरा, जब हम समरी की बात करते हैं कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमने अब ऑब्जर्वेशन में पढ़े उसकी एक समरी है हमारे पास कि जैसे माउथ में क्या क्या ऑब्जर्व होता है, ठीक है, इस तरह स्टमक में क्या क्या चीजें कौन कौन से न्यूट्रिएंट हमारे ऑब्जर्व होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से ऑब्जर्व होंगे और लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन से न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व होंगे। तो समरी ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ different nutrients in different region of alimentary canal, कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट रीजन में कहां कहां। मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले माउथ। देखिए जो माउथ है इसमें मोस्टली हमारे पास जो ड्रग्स होते हैं, कुछ सर्टेन ड्रग्स हमारे पास अब जो टंग के नीचे का पार्ट है या जो हमारा जो माउथ का जो साइड का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां पर जो कुछ ड्रग्स हैं वो ऑब्जर्व हो जाती हैं। इसमें लिख सकते हैं सर्टेन ड्रग्स आर ऑब्जर्व। ठीक है ना, हमारा जो माउथ है उसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है प्लस जो टंग का म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां पर हमारे पास कुछ सर्टेन ड्रग्स यहां पर ऑब्जर्व हो जाती है। दूसरा आता है हमारे पास स्टमक। स्टमक में क्योंकि हम जो फैगस है वहां पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होता, तो जब हम बात करते हैं स्टमक ऑब्जर्वेशन की, यहां पर वाटर, सिंपल शुगर एंड अल्कोहल, वाटर, सिंपल शुगर एंड अल्कोहल, ये हमारे स्टमक में ऑब्जर्व होते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले तो हम कहते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इट इज द प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर ऑब्जर्वेशन। प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर ऑब्जर्वेशन मेन है, ठीक है ना। और यहीं पर क्या होता है, डाइजेशन होता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मेजर डाइजेशन साइट की जो डाइजेशन भी होती है वो भी यहीं पर होती है, कंप्लीट यहीं पर होगी। तो यहां पर हमारे पास क्या क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ, जैसे हमारे पास ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, फैटी एसिड्स है, ग्लिसरॉल्स है, ठीक है ना। ये कुछ हमारे पास है, अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है ना। दीज आर यू कैन से ऑब्जर्व्ड एंड गोज इनटू द यू कैन से ब्लड स्ट्रीम एंड द लिव थ्रू द म्यूकोसा, goes into blood and lymph through mucosa। म्यूकोसा के थ्रू ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व होते हैं। और लास्ट में आता है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। और हमें पता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है मेजर वहां पर क्या ऑब्जर्व होता है, हमें पता है कि जब हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं वहां पर फीकल मैटर का क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर मेजर
दो फंक्शन होते हैं, एब्जॉर्प्शन और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द वाटर, ठीक है ना, और सम मिनरल्स एंड ड्रग्स टेक्स प्लेस। नेक्स्ट हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन यहां पर मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना, कुछ मिनरल्स ऑब्जर्व होते हैं एंड सर्टेन ड्रग्स, और यहां पर कुछ ड्रग्स भी हैं, ठीक है ना, उनका ऑब्जर्वेशन यहां पर होता है। और ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे इस ऑब्जर्वेशन पार्ट में। तो बच्चों आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से लेक्चर को सुने, ध्यान से सुने, और इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट आपको गिवन है उसको आप जरूर पढ़ें। और जब आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट की तैयारी के लिए जो भी लेक्चर है उसको आप लेक्चर को सुने सबसे पहले, और सुनने के बाद अपना एनसीईआरटी पढ़ना ना भूलें। और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप अपना रेफरेंस बुक जरूर देखें, और रेफरेंस बुक देखने के बाद फिर उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप देखें कंपटीशन लेवल पे। ठीक है बच्चों, ये आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।